बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बांग्लादेश के दौरे पर रवाना हो रही है इस माह, जहां वो बांग्लादेश के खिलाफ 3 T20 इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ 20, 22 और 24 जुलाई को खेलेगी। फिर उसके बाद पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज़ रवाना होना है, जहां वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 3 T20 और 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दरख्वास्त की थी वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड से कि वनडे मैचेस को T20 में कन्वर्ट कर दें और 5 T20 की सीरीज़ खेलें, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अपना स्केड्यूल जारी कर दिया है, क्योंकि 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस अमेरिका में होंगे, लॉडरहिल में, फ्लोरिडा में, और फिर 3 वनडे मैचेस जो है वो वेस्ट इंडीज़ में होंगे। और टीम का तरबियती कैंप भी नेशनल स्टेडियम कराची में लगाया गया है। हेड कोच माइक हैसन की ज़ेर क़यादत 15 रुकनी टीम का ऐलान भी हो चुका है पाकिस्तान की, और उस पर भी क्वेश्चन मार्क है कि इनिंग्स ओपन कौन करेगा। साइम अयूब भी टीम में है, उसके अलावा फ़खर जमान की भी टीम में वापसी हुई। बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की टीम ICC की T20 रैंकिंग में नंबर 8 पर है और बांग्लादेश की टीम नंबर 10 पर है। और पाकिस्तान के लिए ये सीरीज़, फिर वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ एशिया कप से कबल पाकिस्तान की तैयारियों का हिस्सा होगी। लेकिन एशिया कप के हवाले से अब ये खबर आ रही है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि हमारी हुकूमत अगर हमें इजाज़त देगी तो फिर बात बनेगी, क्योंकि 24 जुलाई को इजलास होना है एशियन क्रिकेट काउंसिल का ढाका में, और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने वहाँ जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हम बांग्लादेश के अलावा कहीं और इजलास रख लें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर भी हैं, तो अब देखें क्या होता है। अब बीच में खबरें आई थी कि 5 से 21 सितंबर तक एशिया कप दुबई में खेला जाएगा। भारतीय मीडिया ने बड़ा वावेला किया कि भारत को पाकिस्तान के साथ क्रिकेटिंग रिलेशनशिप नहीं रखने चाहिए, क्योंकि एशिया कप में पाकिस्तान और भारत के 2 मैचेस तो कंफर्म होंगे। एक तो लीग मैच होगा, एक सुपर 4 मरहले का, और अगर फाइनल में पहुंचते तो तीसरा मैच भी होगा। तो अगर ब्रॉडकास्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फाइनेंशियली बड़ा वायबल है ये टूर्नामेंट। देखें क्या होता है। लेकिन हम बात करेंगे पाकिस्तान की टीम के ऐलान के हवाले से, पाकिस्तान की तैयारियों के हवाले से, और हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, टेस्ट ओपनर शोएब मोहम्मद, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के मशहूर हनीफ मोहम्मद के घराने मोहम्मद ब्रादरान से है। हनीफ मोहम्मद के ये साहबजादे हैं, और शोएब मोहम्मद माजी में सेलेक्टर भी रह चुके हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के, कोचिंग स्टाफ में भी शामिल रहे हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अंडर 19 के साथ भी मुंसलिक रहे हैं। बहुत सारे ओहदों पर इन्होंने काम किया है। इनसे पूछेंगे टीम के कॉम्बिनेशन के हवाले से, लेकिन इससे पहले कि हम शोएब मोहम्मद से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, एक पैकेज आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश के दौरे की तैयारी के सिलसिले में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप इन दिनों नेशनल स्टेडियम कराची में जारी है। इस कैंप में 20 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इनमें 15 खिलाड़ी वो हैं जो बांग्लादेश के खिलाफ 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज के लिए मुंतखब हुए, और बकिया 5 खिलाड़ी बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और वसीम जूनियर को खुसूसी तौर पर कैंप में बुलाया गया है। पाकिस्तानी टीम के हेड कोच माइक हैसन का कहना है कि इस दौरे में हम नौजवान क्रिकेटर्स को आजमाएंगे, और उन्होंने इस बात की जानिब भी इशारा किया कि शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जबरदस्त प्लेयर हैं, जो इस बात की निशानदेही करता है कि शायद वेस्ट इंडीज में जो 3 वनडे मैचों की सीरीज होगी, उस सीरीज के लिए इन तीनों सीनियर क्रिकेटर्स को टीम में शामिल किया जाए। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के ऐलान पर बड़ी तनकीद हो रही है कि PCB के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुमैर अहमद सैयद ने पाकिस्तानी टीम का ऐलान क्यों किया, जबकि टीम सिलेक्टर आकिब जावेद, अजहर अली और अलीम डार लाहौर ही में मौजूद थे। बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात जिस नहज पर जा रहे हैं, उस पर अब बहुत ज्यादा तनकीद होना शुरू हो गई है, क्योंकि PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब की अपनी मसरूफियात हैं, और जो उनके काबिल एतमाद लोग क्रिकेट को चला रहे हैं, उस पर उनको बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट पर अब भी खदशात के बादल मंडला रहे हैं, क्योंकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने 23 जुलाई को ढाका में होने वाले एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में शिरकत करने से इनकार कर दिया है, और कहा है कि इस इजलास को कहीं और कराया जाए, तब भारत इसमें शिरकत करेगा। इससे पहले भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय क्रिकेट टीम के दौरा बांग्लादेश को भी मुलतवी करने का ऐलान किया था। अभी तक एशिया कप के हवाले से भी कोई सूरत हाल वाज़ेह नहीं हुई है, और सितंबर में इस टूर्नामेंट को मुनक्किद होना है। लगता यही है कि 23 जुलाई को शेड्यूल इजलास में इस टूर्नामेंट के शेड्यूल के हवाले से भी बात की जाएगी। भारत एशिया कप का मेजबान मुल्क है, आया वो इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेता है या फिर वो कोई न कोई और रुकावट खड़ी करता है।
जी, पैकेज आपने मुलाहिजा किया और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ओपनर, साबिक सेलेक्टर शुएब मोहम्मद से। शुएब, बहुत बहुत शुक्रिया, अब तशरीफ़ लाए, बड़े अरसे के बाद आप हमारे नए सेट पर आए हैं। जी हाँ, बिल्कुल, बड़ा अच्छा लग रहा है। थैंक यू। शुएब, कैसे देखते हैं टीम का सिलेक्शन? 15 रुकनी टीम का ऐलान हुआ है और बाबर आजम, उसके अलावा मोहम्मद रिजवान और शाहीन आफरीदी, 3 साबिक कप्तान, वो T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब है सिलेक्टर, आप भी सिलेक्टर हैं, सिलेक्टर के या तो प्लान में नहीं है। फिर टीम का जब ऐलान होता है उसके चंद घंटों के बाद ये एक प्रेस रिलीज आता है कि इन तीनों को कैंप में बुलाया गया है एज अ ट्रेनी, कैंप में ट्रेनिंग करेंगे। इस मामले को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ट्रेनिंग के ऊपर तो बाद में बात करते हैं, लेकिन देखिए एक नया कोच जो आया है उसका नेचुरली वो बहुत से प्लेयरों के साथ इतना इंटर एक्सचेंज नहीं हुआ है उसका। उन लोगों बच्चों का, नए जो लड़के हैं उनका माइंडसेट, उनका गेम ऑफ प्ले इतना ज़्यादा नहीं, मैच सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। तो प्रैक्टिस में तो उन्होंने देखा, तो मेरा अंदाज़ा है कि 2 चीज़ें हैं कि एक ऐसी टीम लेके जाई जाए ताकि उसमें होता क्या है कि जब सीनियर प्लेयर साथ आते हैं इकबाल भाई, तो उसके अंदर यंगस्टर को इन्फ्यूज़ किया जाता है और एक टीम को आगे बढ़ाया जाता है। उसमें अगर यंगस्टर नहीं चला तो जो सीनियर प्लेयर है वो आके हेल्प करता है जीतने में और पता नहीं चलता उसकी क्या वैल्यू है। तो मेरा अंदाज़ा है कि ये इस वक्त ऐसी टीम उन्होंने लेके जाना चाह रहे हैं कि वेटेज देखना चाह रहे हैं कि कौन से प्लेयरों में कितना वेट है और कितना स्ट्रॉन्गर एट द नीज हैं, ये प्रेशर सिचुएशन में अपनी टीम को कैसे निकाल सकते हैं। इसलिए ज़्यादातर मैंने जब पेपर के ऊपर देखी टीम तो शायद पहचान में भी नहीं आ रहे थे लड़के कि ये कौन कौन। फास्ट बॉलिंग अटैक कौन है? अहमद दानियाल हैं, उसके अलावा सलमान मिर्जा हैं, अब्बास आफरीदी हैं। बहुत से बच्चों को, नए लड़कों को ब्रेक मिला है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि यंगस्टर को एक चांस मिलना चाहिए उसको असेस करने। उसमें से अगर 1 से 2 प्लेयर भी ऐसे आगे 10 साल खेलने वाले प्लेयर मिल जाएं तो ये टूर उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन इन प्लेयरों के ऊपर अब जिम्मेदारी ये आ जाएगी, ये केयर फ्री होके खेलने वाले प्लेयर हैं। हमारे सीनियर प्लेयर जो हैं वो अपनी जगह भी बनाना चाहते हैं, स्कोर भी नेचुरली अच्छा करना चाहते हैं ताकि वो उनका नाम मेंटेन रहे, स्टेबल रहे और अमंग द वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप रहे। हालांकि इस वक्त 13 पे शायद बाबर आजम आ गए हुए हैं, लेकिन चाहे 5 हो, 1 हो या 13 हो, इससे इतना ज़्यादा नहीं फर्क पड़ता। ऑन द मैच डे किसकी कैसी परफॉर्मेंस है, अपनी टीम को कैसे एलिवेशन देता है, वो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। लेकिन अब जो इस टीम का ऐलान किया है 15 रुकनी टीम का, आप देखें कंसिस्टेंसी नहीं है, तब्दीलियाँ। न्यूजीलैंड के दौरे में जहांदाद खान गए थे, तैयब ताहिर गए थे, वो सब बाहर हो गए। फिर इस दौरे में आप देखेंगे मोहम्मद नवाज की वापसी हुई है। लास्ट ईयर उन्होंने एक आखिरी T20 खेला तकरीबन 1.5 साल बाद। उसके अलावा हुसैन तलत की वापसी हुई है जिन्होंने 2021 में आखिरी T20 खेला 4 साल के बाद। तो इसका मतलब है कि आपके सिलेक्शन में कंसिस्टेंसी की कमी है। किसी लड़के को 4 साल के बाद उठाकर ला देते हैं, टीम में डाल देते हैं, किसी लड़के को निकाल देते हैं। बिल्कुल आपने स्पॉट ऑन बात करी है। बात यह है कि कोई प्लेयर जैसे नवाज आए, अब ऑस्ट्रेलिया में आपको याद है कि प्रेशर सिचुएशन में छक्के चौके तो देखे पड़ते ही हैं, बॉलर को ही पड़ते हैं। लेकिन बात यह है कि जब आप वापस आते हैं तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करते हैं, फिर अपना गेटवे ओपनिंग बनाते हैं कि अब मेरी जगह बन गई है। वो अथॉरिटी होती है उसकी परफॉर्मेंस कि जी मैं आई एम बैक विद द टीम, दिस इज द रीजन। तो लेकिन ये कि पाकिस्तान के अंदर किसी को किसी वक्त भी चांस जो दे देते हैं वो समझ से बाहर है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ये जो बहुत से ये जो नए प्लेयर इंडक्ट हुए हैं, इनमें किस तरह से 1-1, 2-2 मैच या 2-4 मैच के ऊपर परफॉर्मेंस के ऊपर टीम के अंदर आ जाना, तो इतना इजी एक्सेस कभी पहले नहीं होता था। और तीसरी बात यह कि जो आपने बात की कि सिलेक्शन आज नहीं है, कल किसी की है। तो देखिए, मैं बहुत सी दफा आपके प्रोग्राम में भी ये बात कह चुका हूँ कि अगर किसी बिल्कुल नॉन टेक्निकल जो सिर्फ क्रिकेट का शौक रखता हो उससे अगर आप टीम बनवाएंगे
तो वो क्या करेगा, अरे इकबाल भाई ने आज स्कोर नहीं किया, अरे शुएब साहब ने स्कोर नहीं किया, चले आज इनको ले आते हैं और इनको ले आते हैं, कल किसी और को ले आएंगे, परसों किसी और। तो इसका मतलब ये है कि स्टेबिलिटी ऑफ द माइंड, यू गो टू नो, उसकी एक प्लेयर को जब ले रहे हैं तो उसकी वैल्यू उसको समझ आनी चाहिए कि कितना क्लास का प्लेयर है, कि ये 5-10 साल पाकिस्तान के लिए रिप्रेजेंट, एक दो मैच वाले तो 10,000 प्लेयर मिल जाएंगे। शुएब मोहम्मद तो हमारे साथ मौजूद है इस वक्त, टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया हमें पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट विकेटकीपर बैट्समैन कामरान अकमल ने, जिन्होंने इन दिनों गनी गिलास के जो है डायरेक्टर हैं, उनके डोमेस्टिक क्रिकेट की टीम को भी देख रहे हैं, उनको ट्रेनिंग भी करा रहे हैं, खुद भी ट्रेनिंग करते हैं और टेलीविजन पर अपनी राय का इजहार भी कर रहे हैं। कामरान अकमल से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान। वालेकुम सलाम। कामरान, कैसे देखते हैं ये, क्या कंसिस्टेंसी है? मुझे बताएं कि मोहम्मद नवाज जिनकी चार मैचों में 48 रन, PSL में 2 विकेटें, और आखिरी मैच ये जनवरी 2024 में खेले, 1.5 साल बाद वापसी। हुसैन तलत कहते हैं ऑलराउंडर हैं, वो 2021 में आखिरी T20 खेले, उनकी वापसी हुई है। टीम के जो सिलेक्शन के हवाले से, क्योंकि आप भी सिलेक्टर हैं और शुएब मोहम्मद भी सिलेक्टर हैं, तो टीम के सिलेक्शन के हवाले से मैं बात कर रहा हूं कि कंसिस्टेंसी नजर आती है आपको? मुस्तकिल मिजाजी, एक को लिया दूसरे को निकाल दिया, आकिफ जावेद कहां चला गया जो फास्ट बॉलर था, बहुत सारे, मोहम्मद अली को आप ले गए न्यूजीलैंड, वो कहां चला गया, बेशुमार तब्दीलियां हो रही हैं, इसको आप किस निगाह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले इकबाल भाई कहना पड़ेगा कि ये तो मामला पिछले 6-7 साल से ऐसे ही चलते हुए आ रहे हैं, ऐसे ही मजाक बन रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, क्योंकि जब आप ऐसी सेटिंग करेंगे तो काफी क्रिटिसिज्म होता है और उसका असर कोई नहीं होता किसी भी पे। मुझे नजर आ रहा है। जहाँ तक लड़के की बात है, देखिए नो डाउट अच्छा लड़का है, ऑलराउंडर है, स्टार्ट में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, खेलता रहा, कंटिन्यू ड्रॉप हुआ अपनी बैड परफॉर्मेंस की वजह से, डोमेस्टिक में डरते हैं कम बैक करने के लिए, चाहे मैच लेटर हो चाहे शुएब भाई, ये किया उसका एक प्रोसेस होता है किसी प्लेयर्स को लाने का। सही कि आप परफॉर्मेंस दिखाते हैं डोमेस्टिक में, टॉप करते हैं, टॉप 3 में आते हैं, चाहे वो बॉलिंग हो बैटिंग हो, आप किसी टूर्नामेंट में डोमेस्टिक में बेस्ट ऑलराउंडर आए हो तो फिर आपकी जगह बनती है, फिर आपको मतलब सोचा जाता है। तो यहाँ पर पाकिस्तान की क्रिकेट में ऐसा नहीं सोचा जाता, यहाँ पे सोचा जाता है जिसका ग्रुप आ गया उन्होंने अपने ही लड़के लेने, अपने फेवरेट लेने, ये नहीं देखना कि हमारी किस वजह से डोमेस्टिक का सिस्टम वीक होगा, मेरिट खत्म होगा, प्रोसेस खत्म होगा, इस चीज को नहीं देख रहे। फिर उसके साथ हमारी जो क्रिकेट इंटरनेशनल है उसको कितना डेंट पहुंचाया जाएगा, तो ये चीजें सारी चलती हुई आ रही हैं। तो इसलिए अब यहाँ पे तो ऐसे ही हो रहा है। तो हम देख रहे हैं, आप देखिए फ्रेंचाइज क्रिकेट, अब ग्रुप कोई किस तरफ से आया है, कौन है लीड कर रहा है, कोच कौन है, कप्तान कौन है, सिलेक्टर कहाँ के हैं, तो बस फिर वैसे ही चलेगा। तो पाकिस्तान का सोच सामने रख के थोड़ी सिलेक्शन। तो ये टीम तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की नजर आ रही है ना। देखें, हनीफ मलिक को बैटिंग कोच उन्होंने बना दिया, पाकिस्तान का बैटिंग कोच। कितने सारे टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, माइक हैसन है, अब शेन मैकडर्मट को ले आए हैं, और भी सारे ही गोरे उनके साथ आ गए। फिर जो लोग उनके साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड में अटैच थे वो लोग भी अब पसे पर्दा रोल प्ले कर रहे हैं, खिलाड़ी भी काफ़ी आ गए एक ही टीम के। तो आप नहीं समझते कि डोमिनेंस उनकी है? इस तरह नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की टीम है और इस टीम में मेरिट पर ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। देखिए बिल्कुल ऐसे ही इकबाल भाई, मेरिट पर जब आप काम करेंगे ना तो ऐसी बातें ना आप करेंगे ना क्रिकेट खेलने वाले करेंगे, कोई भी नहीं करेगा, फिर एप्रिशिएट ही करेंगे सारे। जब आप प्रोसेस बेहतर करेंगे, सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो जब आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके ऐसी चीजें करते हैं ना, देखें हनीफ मलिक की बात नहीं है, माइक हैसन की बात नहीं है, मसला ये है कि इससे पहले भी ऐसे ही काम होते रहे हैं। जब वो वहां पे उस वक्त नहीं रोका गया तो अब भी नहीं रोका जाएगा काम। मसला ये है, चाहे टीम सिलेक्शन की आप बात कर लें, चाहे आप मैनेजमेंट की बात कर लें, चाहे PCB में किसी को भी है आपके सामने जॉब दे देते हैं, काम 3-4 महीने लेते हैं, उसके बाद फारिग कर देते हैं। चैंपियंस कप का आप देख लें, मेंटोर देख लें, तो ऐसे ही चलता हुआ आ रहा है। हम वेरी अनप्रोफेशनल तरीके से चला रहे हैं अपनी क्रिकेट। जो दुनिया के बोर्ड कहाँ से कहाँ चले गए हैं, कैसे क्रिकेट उनकी ऊपर जा रही है, हमारी देख रही है, इसका नुकसान कोई नहीं देखने वाला, सोचने वाला कोई। अच्छा, आप हमारे साथ रहेगा। हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। शुएब मोहम्मद हमारे साथ मौजूद है। शुएब मोहम्मद की राय भी हम ले गए कामरान अकमल की ओपिनियन के हवाले से। एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जल्दी आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं।
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, फॉर्मर सेलेक्टर शोएब मोहम्मद के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन जो गनी गिलास के इस वक्त डायरेक्टर हैं, क्रिकेट के सारे मामला चला रहे हैं, कामरान अकमल। इनसे बात करते हैं और फिर शोएब मोहम्मद से इनकी राय लेंगे। कामरान, वो ब्रेक आ गया था, ये बताइए कि 3 साबिक कप्तानों को पहले तो टीम में नहीं रखा गया और टीम के ऐलान के 7-8 घंटे बाद एक प्रेस रिलीज आता है कि इनको जो है वो तरबियती कैंप ज्वाइन करेंगे ये, लेकिन टीम में नहीं है, बट दे विल हैव टू ज्वाइन द कैंप। और उनके साथ फास्ट बॉलर नसीम शाह और मोहम्मद वसीम जूनियर को भी बुलाया गया। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक बात इन प्लेयरों की है, देखिए एक बात है, मैंने काफी मरतबा मीडिया पे कहा कि 2025 जो है ना, हम किसी बड़ी टीम के साथ खेल रहे हैं, कोई आईसीसी इवेंट भी नहीं है। तो हम पिछले 6-7 साल से जैसे क्रिकेट चलाई है, बैकअप प्लेयरों की तरफ ध्यान नहीं दिया, सिस्टम को स्ट्रॉन्ग नहीं किया। तो ये टाइम पाकिस्तान के पास है कि आप अपने नए प्लेयरों को मौका दें, खिलाएं, क्योंकि ये तो मेन प्लेयर है, परफॉर्मर, अपनी जगह पक्की की हुई है, 7-8 साल से खेलते हुए आ रहे हैं। तो ये टाइम है इनको थोड़ा इनका वर्कलोड भी मैनेज करें, इनको रेस्ट करवाएं। छोटी सीरीज में बांग्लादेश यूएई से हारी है, तो आप ये इन टीमों के खिलाफ अपने नए लड़कों को मौका दें तो अच्छा होगा। और फिर इनको कामरान कता कलामी होती, फिर इनको पहले तो स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम में कैंप में थे, फिर इनको पाकिस्तान टीम के कैंप में क्यों बुला लिया गया? आप समझते हैं ये दुरुस्त बात है? आपकी मैं ओपिनियन लेना चाहूंगा, फिर शोएब मोहम्मद से ही पूछूंगा। देखिए, बिल्कुल अच्छी बात है। देखिए, लूप में लेना बड़ा जरूरी होता है और कॉन्फिडेंस देना बड़ा जरूरी होता है। प्लेयर्स ये ना समझे कि हम लोगों को बिल्कुल ही साइडलाइन कर दी है। तो मेरे ख्याल से अभी वनडे सीरीज भी है वेस्ट इंडीज के साथ, तो शायद इसीलिए उन्होंने कैंप में साथ रखा हुआ कि वनडे की भी साथ तैयारी हो। बिल्कुल ही आपको पता है पंजाब में बारिशों का मौसम है, तो कैंप लगा हुआ, तो वहां पे प्रैक्टिस करेंगे, इतना टाइम नहीं है। तो ये चीज तो अच्छी है कि इन प्लेयरों को बुलाया है, लेकिन उससे पहले जो सिलेक्शन हुई है उससे पहले आप शोएब भाई से पूछ लें, उसके बाद फिर मैं आपको शोएब, आप सिलेक्शन के बारे में क्या कहेंगे? जो सिलेक्शन दुरुस्त हुई है, ओपनर्स में साहबजादा फरहान को एज अ विकेट कीपर रखा है, उसने इस सीजन में जो अभी हुआ 1-2 मैचेस में कीपिंग की है, वो एज एन ओपनर है, स्पेशलिस्ट ओपनर। साहबजादा फरहान, फिर उसके अलावा साइम अयूब, फखर जमान, ये सारे जो है इनिंग्स ओपन करते हैं। हसन नवाज तो चले मिडिल ऑर्डर में आ गया। टीम के सिलेक्शन से आप मुतमईन हैं? देखिए, ये इससे कि एक आध कोई सीनियर इंडक्टी अगर होता भी इसके अंदर तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती। अब बिल्कुल रॉ टैलेंट को डीप एंड में फेंक दिया। फखर जमान है एक सीनियर जी, एक ओपनर वो बिल्कुल है, सही कहा आपने, लेकिन मेनली जो ज़्यादा टॉप गन्स हैं वो उनको बाहर कर दिया हुआ है, तो फॉर सम रीज़न और दी अदर। तो अब ये कि उनको ये पता है कि अब हमारे ऊपर है, कोई इसके अंदर ज़्यादातर सारे सीनियर प्लेयर्स नहीं है, अब हमने कुछ करके दिखाना है। तो वो अपना पूरा फुल 200% उसके अंदर देने की कोशिश करेंगे कि अपनी जगह बना सके, और वो किस मेटल के हैं उसका भी असेसमेंट भी हो जाएगी। तो ये चीज़ सही है कि नए प्लेयर्स ज़रूर आए हैं इसके अंदर, लेकिन अब उनके ऊपर उनका जो प्रेशर सिचुएशन के अंदर वो कैसे हैंडल करते हैं, अपनी टीम को कैसे निकालते हैं, और स्पेशली जो हैसन है उनको उनका जो माइंडसेट है, हैसन जी, माइक हैसन, तो उनका जो माइंडसेट है वो उनके अंदर वो ये जो कैंप लगा हुआ है, इसीलिए शायद शाहीन और रिजवान और बाबर को भी रखा हुआ है। इस्लामाबाद यूनाइटेड का है ना माइंडसेट, नहीं तो आप मुझसे पूछे ना। अब वो तो आपकी बात सही है, लेकिन ये कि अब ये जो कैंप भी लगा हुआ है इसी वजह से कि उनका वो जो चाहते हैं बेसिकली वो इस दौरान उनको ट्रांसफर कर सके, इसलिए कि इसके बाद हो सकता है कि इतना टाइम ना हो कि इतना इजी एक्सेस मिले, इतने 10-15 दिन और कैंप लगे। और कामरान, एक और चीज है कि पाकिस्तान इस वक्त आईसीसी की T20 रैंकिंग में 8वें नंबर पर है, बांग्लादेश की टीम 10वें नंबर पर है। हम जाकर बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहे हैं। जब अभी यहाँ पाकिस्तान उनकी टीम आई थी मई में, तो उन्होंने जो 3 T20 खेले, पहला 37 रन से वो पाकिस्तान जीता, दूसरा 57 रन से, तीसरा 7 विकेटों से, लेकिन उनके टॉप के प्लेयर्स नहीं थे। अब आप अपने तजुर्बे की रोशनी में क्या देखते हैं? बांग्लादेश की टीम, उनके काफी प्लेयर्स वापस आ जाएंगे, टफ टाइम देगी पाकिस्तान को बांग्लादेशी विकेटों पर? देखिए, बिल्कुल वो अपनी कंडीशन में तो बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। उन्होंने इंडिया जैसी हर दुनिया की बड़ी टीमों से अपने मुल्क में जीते हुए हैं, पाकिस्तान से भी जीते हुए हैं। आपको याद होगा 2015-16 में जब तो हमारी जो टीम अनाउंस की है, देखें
हमारी टीम में इकबाल भाई, शोएब भाई भी एग्री करेंगे कि आपने बहुत ज्यादा इजी कंडीशन ले ली, आपने अपनी बॉलिंग बहुत ज्यादा वीक कर ली, टू मैनी ऑलराउंडर्स पे जा रहे हैं आप, स्पेशलिस्ट पे फास्ट बॉलिंग आपके सामने सलमान मिर्जा को रखा है, एक ही स्पेशलिस्ट है, उसका भी डेब्यू होगा अगर खेलेगा, उसको भी कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, अगर ना अच्छा हुआ तो उस पर भी प्रेशर आ जाएगा, टीम पे भी आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से स्पेशलिस्ट जैसे मीर हमजा या खुरम शहजाद है, इनको जरूर रखना चाहिए था, मौका देना चाहिए था, क्योंकि आपने शाहीन और हारिस रऊफ को रेस्ट करवाया, उसके बाद आमिर जमाल को तो बिल्कुल ही गायब कर दिया हुआ है, हाँ जी, नसीम शाह का रिदम अच्छा नहीं है, फिटनेस इश्यू है, तो हारिस रऊफ अनफिट है, तो ये चीजें देखनी पड़ेंगी। फिर आप बनाते हैं कॉम्बिनेशन कि आप ठीक है नए प्लेयर जरूर भेजें, जरूर खिलाने चाहिए, ये टीमें ऐसी, लेकिन उसके साथ आप अपना कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि 11 क्या होंगे, 15 क्या होंगे, हम जीत जाएंगे तो किनको मौका देंगे, तो उसके साथ आप ऐसे टीम अनाउंस करते हैं। मुझे लग रहा है कि फास्ट बॉलिंग बहुत ज्यादा वीक लग रही है, आपने 8वें नंबर की, हमें हमारी टीम है वो 10वें नंबर की है, इस टाइम मैं समझ रहा हूँ दोनों ही एक ही लेवल की टीमें बन गई, आप देखते हैं कौन अच्छा खेलते हैं, ये सीरीज जीतता है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान, आपने अच्छी निशानदेही की। शोएब मोहम्मद से पूछूंगा, एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहा हूँ, जब ब्रेक के बाद वापस आऊंगा तो शोएब से पूछूंगा, कहीं आपने देखा कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर किसी क्रिकेट बोर्ड का, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी के टीम का ऐलान करते हैं, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो टीम का ऐलान करते हैं, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की एग्जाम्पल ले लें, न्यूजीलैंड की ले लें, इवन श्रीलंका की ले लें, कोई नहीं करता। ये क्या मामला है, इस पर शोएब मोहम्मद से बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, फॉर्मर सेलेक्टर शोएब मोहम्मद, और ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के साबिक टेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल से, जिन्होंने कई अहम चीज़ों की निशानदेही की है कि पाकिस्तान से सब लोग क्रिकेट से जुड़े हुए, और अगर यही हाल रहा तो पाकिस्तान क्रिकेट का क्या होगा। अगर आप देखें तो इस वक्त पाकिस्तानी टीम जो है वो टेस्ट रैंकिंग में 7वें नंबर पर है, वनडे रैंकिंग में 4थे नंबर पर है, और T20 रैंकिंग में 8वें नंबर पर है। शोएब, जो कामरान अकमल ने कहा, आप उसको किस तरह से देखते हैं कि मामलात क्रिकेट के पैशन है, आपकी शनाख्त क्रिकेट है, मोहम्मद बरादरान ने पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत कुछ दिया, क्रिकेट से सब लोग जुड़े हुए, तो इस तरह की अगर चीज़ें होंगी तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ जाएगी? देखिए, एक ये ऐसा वाहिद गेम है कि सारे जब कभी कोई बड़ा मैच आता है या अच्छे टॉप रैंकिंग में पाकिस्तान की टीम आती है तो पूरी फैमिलीज जुड़ जाती हैं, सीनियर सिटीजन और बच्चे और सारे सब मिलके, इतना जोश जज्बा जो है वो इतना देखने में आता है, और हर चीज़ भूल के वो बैठ जाते हैं टीवी के सामने, दुआएं कर रहे होते हैं। मतलब ये है कि इस गेम के ऊपर हमारे को जहाँ एलिवेशन और दुनिया की रैंकिंग में हमारा टॉप मोस्ट टीमों में ही नाम हमेशा आता रहा है, तो एकदम से ये क्या हुआ कि ये ड्रिफ्ट डाउन द लेन, पूरा नीचे ग्राउंड ज़ीरो के ऊपर आना शुरू हो गया। तो इसका रीज़न ही ये है कि जब नॉन टेक्निकल माइंडसेट के लोग आके इसको ड्राइव करना चाहेंगे, अब फार्मूला 1 की कार के ऊपर कोई सुजुकी वाले को बिठा देंगे तो वो नहीं वो ड्राइव कर सकेगा, या उसका फुल पोटेंशियल उसको नहीं दिखा सकेगा दुनिया के सामने। बात यह है कि पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर डायरेक्शन चाहिए, प्लेयर्स को डेवलप करने के लिए वो अलग फेज है, लेकिन ये कि सिलेक्शन वो अलग चीज़ है, और उसका सारा ऑल इन ऑल जो है, इवन एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स जो लोग बैठे हुए हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट है या इस किस्म की दूसरी और बहुत सी चीज़ें जहाँ ग्रास रूट लेवल है या NCA टाइप की जो जगहें हैं, इन सारे चीज़ों का अपना जो रोल है उसको यूटिलाइजेशन बिल्कुल ज़ीरो की तरफ मेरी नज़र के अंदर यूटिलाइज किया जा रहा है, जिसकी वजह से उसका आफ्टर मैच जो है वो हर सीरीज में आपको नजर आना। न्यूजीलैंड के अंदर देखा था आपने, हमारे प्लेयर्स डांस करते हुए आउट हो रहे थे कि जरा से हरी विकेट आई तो मुश्किल आ गई, टर्निंग ट्रैक आ गए तो मुश्किल आ गई। इनको बिल्कुल जब परफेक्ट बैटिंग पैराडाइज जब दिया जाए तो ये अपनी क्लास नजर दिखाते हैं। तो ऐसा नहीं होता दुनिया के अंदर, जो क्लास एक्ट प्लेयर होता है वो ही इज देयर टू स्टे, और वो कन्फ्रंट करता है उस सिचुएशन को, उस मोमेंट को, और वो उससे अपने नाम को एलिवेट करने के लिए स्ट्रगल करता है, फाइट करता है, और फिर
सरपास करता है उस टारगेट को, तो वो फाइटिंग एबिलिटी जो है वो इंड्यूस करनी पड़ती है, इंजेक्ट करनी पड़ती है एक प्लेयर के माइंडसेट के अंदर, उसकी टेक्निकल एबिलिटी के ऊपर, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसका सेल्फ बिलीव को एनहांस करना पड़ता है। देयर आर सो मेनी अदर वेज टू गो अबाउट इट। तो वो चीजें जब नहीं होंगी, सिर्फ आके आज कोई और चीज ले डाउन कर दी, जैसे डोमेस्टिक क्रिकेट है। चैंपियंस जो बना दिए थे चैंपियंस कप के लिए 5 मेंटोर, 3 तो चले गए। जी हाँ, वो बहुत बड़ी ज्यादती, पाकिस्तान इस तरह की बहुत बड़ी ज्यादती करता रहा है। किस बात के ये 50 लाख रुपए दे रहे थे आप। यही पैसे अगर आप क्रिकेट की बेहतरी पे, क्रिकेट की बेटरमेंट के ऊपर, या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जब परफॉर्मेंस आती है उसको आप 25 लाख रुपए दे दें, 50 लाख रुपए दे दें, ताकि वो अपने गेम को एलिवेट करने के लिए पूरे साल मेहनत करे कि जी आज मैं इस तरह की मेरी परफॉर्मेंस है, कल बाबर आजम से भी अच्छी होगी, रिजवान से भी अच्छी होगी मेरी परफॉर्मेंस, तो मुझे ये इनाम भी मिल सकता है। तो वो अपने आप को फिटनेस वाइज भी 200%, मेंटली भी अपने आप को स्पॉट ऑन रखेगा और टेक्निकल एबिलिटी पे भी काम करता रहेगा, वरना ही वोंट बॉदर। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद ये प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक है। शोएब मोहम्मद के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, फॉर्मर सिलेक्टर शोएब मोहम्मद। शोएब, ये बताएं, दुनिया में कहाँ आपने देखा है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर टीम का ऐलान कर रहा है? 3 सेलेक्टर्स मौजूद थे लाहौर में, आकिब जावेद, अजहर अली और अलीम डार। कोई सिलेक्टर नहीं आ गया। ये कौन सा तरीक़ेकार इख्तियार किया गया? मेरा अंदाजा इकबाल भाई, इसके अंदर 2 चीज़ें हैं कि एक तो वो कन्फ्रंट शायद वो सेलेक्टर्स एक तो या तो नहीं करना चाह रहे होंगे जो आप लोग के सवाल जो है प्रेस के, एक चीज़, और दूसरी चीज़ ये कि बाज़ दफ़ा ये देखें, ये एक हॉट सीट है जो पीसीबी के अंदर जो टॉप टियर के ऊपर जो सीट्स हैं वो काफ़ी वैल्यू रखती हैं। तो सारे तजुर्बे करते रहे नहीं, तो बात यह है कि उसके अंदर लाइमलाइट में आने के लिए लोगों ने हो सकता है पंप अप करना, नहीं जी सर जी आप कर दें, तो उनको तो पता भी नहीं है, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन के आदमी हैं, उनको इतना नहीं पता ना, तो इसीलिए उनको उनका स्पून फीडिंग करने के पॉइंट ऑफ किसी ने वो फिर पूछेंगे तो पंप अप कर दिया, मुझे धक्का किसने दिया था, मुझे पूछेंगे। जब ये सारी चीजें जब आई, इतना ज्यादा मीडिया के अंदर हाइप क्रिएट हुई, तो वो बड़ा आई एम श्योर उनको सेटबैक हुआ होगा और शायद आइंदा ये चीज ना हो, लेकिन ये जरूर किसी ने पुश किया होगा, इस वजह से ये चीज हुई। शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। इसी बात पे आता हूँ, आपने तो इस दश्त की सयाही में 30 बरस से ज्यादा का अरसा गुजार दिया है। क्या समझते हैं दुनिया में कहाँ होता है ऐसा सब कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को भेज दिया जाए टीम के अनाउंसमेंट के लिए? प्रेस रिलीज के जरिए भी तो टीम का अनाउंसमेंट हो सकता था। देखें मिर्जा साहब, जितनी हैरत की बात ये आपके लिए, इतनी मेरे लिए, बल्कि मैंने देख के बड़ा मैं परेशान हुआ कि ये अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये हाल है कि आप चीफ ऑपरेटिंग अफसर और आप एक मीडिया एडवाइजर को आप भेजते हो और वो क्वेश्चन आंसर करेगा टेक्निकल, जो टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं जो सिर्फ या हेड कोच दे सकता है या उसके जवाबात सिलेक्टर्स दे सकते हैं, या चले कप्तान दे सकता है, जो आपको कप्तान जिसको आपने बनाया, आप ऐसे लोगों को भिजवाते हो जिनका टेक्निकल एलिमेंट है ही नहीं है, जिनका टेक्निकल लॉ है ही नहीं है, उनसे आप जवाब दिलवा रहे हो। ये बड़ी मेरे लिए भी बड़ी सरप्राइजिंग और बड़ी, मेरे जिस तरह आपने कहा अरसा दराज हो गया, मैं इस तरह कभी भी मैंने नहीं देखा कि आप ऐसे बंदे को भिजवा दें जिनके पास जवाब ही कोई ना हो कि जी आपने क्यों रिजवान को नहीं रखा, बाबर को नहीं रखा और शहनशाह अफरीदी को नहीं रखा कि जी टीम में नहीं है। भाई टीम में नहीं है तो हम देख रहे हैं ना टीम में नहीं है, सिर्फ हमें ये बताएं कि उनका फ्यूचर T20 का है नहीं है। अब ये जो आप जो दे सकता है, ये या तो हेड कोच दे सकता है या चीफ सिलेक्टर दे सकता है या सिलेक्टर दे सकता है। तो ये भी बड़ी अजीब सी बात है। शाह साहब, सिलेक्टर्स तो माशाल्लाह पेड हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन्हें एक भारी मुआवजा देता है, तो ये उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी किसी एक सेलेक्टर को ही भेज देते?
बिल्कुल, ये बात आपकी ठीक है। जिम्मेदारी ही, रिस्पॉन्सिबिलिटी ही उनकी बनती थी, बाकी किसी की नहीं बनती थी। और अगर उनकी बनती थी या हेड कोच की बनती थी तो उनको जरूर आना चाहिए था। अब मसला ये है कि हमारे जब क्रिकेट बोर्ड में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जिनका बैकग्राउंड बिल्कुल क्रिकेटिंग नहीं होता, वो एक माइलेज के लिए और एक फोर फ्रंट में आने के लिए, कैमरों के आगे आने के लिए वो अपने आप को सामने रख देते हैं। और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। देखें, हमें एज अ जर्नलिस्ट, आपको एज अ जर्नलिस्ट कुछ ऐसे क्वेश्चन के आंसर चाहिए होते हैं जो बिल्कुल टेक्निकल उसका एस्पेक्ट होता है, उसका ना एडमिनिस्ट्रेशन से कोई ताल्लुक होता है, ना उसका किसी मीडिया के किसी एंगल से ताल्लुक होता है। सही। मीडिया का बंदा कंडक्ट तो कर सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन जवाब नहीं दे सकता। सही। लेकिन शाह साहब जवाब कता कलामी होती है। एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि भारतीय मीडिया में अब ये खबरें आ रही हैं, एक तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स ने, उन्होंने कहा हमारी हुकूमत ने इजाजत नहीं दी है। 24 जुलाई को इजलास हो रहा है एशियन क्रिकेट काउंसिल का ढाका में, उन्होंने कहा कि हम बांग्लादेश नहीं जाएंगे, कहीं और इजलास बुला लें। फिर उसके अलावा अगस्त में जो भारतीय टीम को T20 और वनडे सीरीज के लिए बांग्लादेश जाना था, उन्होंने उसको भी मुलतवी कर दिया अगले साल तक के लिए। अब ये खबरें आ रही हैं शाह साहब कि भारतीय हुकूमत ने अभी तक इजाजत नहीं दी है एशिया कप के लिए। पहले आया था कि 5 सितंबर से 21 सितंबर तक होगा। तो आप क्या देखते हैं कि अभी भी डामाडोल है मामलात? समझते हैं कि भारतीय हुकूमत, क्योंकि भारत मेजबान है, अगर वो इजाजत नहीं देती भारतीय हुकूमत तो क्या एशिया कप होगा या नहीं होगा? देखिए जी, भारत के लिए बहुत मसाइल है इस वक्त, और खासकर क्रिकेटिंग मसाइल तो उनके लिए कुछ ज्यादा ही हो गए, क्योंकि ना उनके ताल्लुकात अच्छे हैं पाकिस्तान से और ना उनके ताल्लुकात अच्छे हैं बांग्लादेश। और ये ताल्लुकात ना चले कि हम तो, हमारे साथ तो उनके ताल्लुकात कभी अच्छे रहे ही नहीं है। हमारे साथ तो जब भी हम गए और इस तरह, जब वो तो आई नहीं है बड़े अरसे से, लेकिन जब हम गए खेलने के लिए, वर्ल्ड कप खेलने गए या कोई और इवेंट खेलने वहां पे गए, तो हमें बड़ी मुश्किलात हमारे प्लेयर्स को हुई और हमारे प्लेयर्स को इतना अच्छा वहाँ पे वेलकम भी नहीं हुआ। लेकिन अभी भी देखें ना आप, हॉकी की बात आती है, हॉकी का एशिया कप भी जो है वो इंडिया में है, पाकिस्तानी टीम जा रही है। जी, हॉकी की खबरें भी ऐसे आ रही हैं कि वहाँ उनको वेलकम नहीं किया जाएगा। आपको याद है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी 14 में क्या हुआ था अब टीम के साथ, तो वो ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए इंडिया के लिए बड़े मसाइल स्पोर्ट टाइम पे बहुत ज्यादा हो रहे हैं। एशिया कप आपको होता नजर आता है शाह साहब इस सिचुएशन में? मैं तो ये समझता हूँ जी, एशिया कप अगर होगा भी तो न्यूट्रल वेन्यू पे होगा, किसी और जगह होगा जाके। और ये क्रिकेटिंग एशिया कप की बात कर रहा हूँ, लेकिन हॉकी का शायद थोड़ा डिफरेंट एस्पेक्ट है। हॉकी का पाकिस्तान नहीं भी गया तो शायद वो एशिया कप करा लें। ठीक है। इसके बावजूद कि वो एशिया कप, आपको पता है हॉकी का जो एशिया कप है वो इसलिए खेला जा रहा है, ज्यादा उसका जो वैल्यू है वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने के लिए, इसलिए जरूरी है उसका। थैंक यू शाह साहब। तो ये इंडिया के लिए गंभीर मसाइल हैं स्पोर्टिंग में, इसमें कोई शक नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल मोही शाह, सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। शोएब, उन्होंने भी फिर हैरानगी का इजहार किया जिस तरह से आप कर रहे थे, जिस तरह हर कोई कर रहा है। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, आप भी सिलेक्टर रहे, सिलेक्शन कमेटी डिस्कशन करती है ना। यहाँ मजे की बात है शोएब, कोई चीफ सेलेक्टर ही नहीं है काफी अरसे नहीं। बहुत से इसमें एक तो न्यू इंडक्टीज इतने सारे थे कि उनको जस्टिफाई करना सिलेक्टर के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाना, इसलिए उन्होंने उनको भेज दिया। उन्होंने यही सोचा होगा कि ये सबसे ना इनसे कोई सवाल होगा। लेकिन आपने सही पॉइंट आउट किया कि प्रेस रिलीज भी आ सकती थी और कोई इसके ऊपर इफ्स एंड बट्स नहीं होते। लेकिन ये कि वही बात है ना, आगे आने का जो एस्पेक्ट है कि जी लाइव जारी है, प्रेस लोग मुझसे कन्फ्रंट करेंगे, मैं अनाउंस करूंगा पाकिस्तान टीम। तो इस किस्म की चीजें जो इससे जग हंसाई होती है शोएब, सब लोग हंस रहे हैं, दुनिया में लोग मजाक उड़ाते हैं। वो असल में इससे पहले ये चीज हुई नहीं, तो पहली दफा उनको इसका आफ्टर इफेक्ट का अंदाजा नहीं था, लेकिन ये चीज अब हो गई है। तो आई एम श्योर ये इस तरह की आइंदा नहीं होगा, शायद ना हो। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया शोएब आपका। शोएब मोहम्मद हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, फॉर्मर सिलेक्टर, और प्रोग्राम में हमने बात की कामरान अकमल से, अब्दुल मोही शाह से। हमें उम्मीद है कि हमारी कोशिश, ये काविश आपको पसंद आएगी। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग, शोएब मोहम्मद और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।